हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, जिन लोगों को 10th के बाद या 12th के बाद ये पता नहीं रहता है कि हमको किस ब्रांच में जाना है या हमारे लिए कौन से सब्जेक्ट या कौन सी ब्रांच सुटेबल होगी जिससे हम अपने आगे की लाइफ को अच्छे से सरवाइव कर सकें और हमारा जिस ओर इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, किस इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को हम चूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड का हम छोटा सा एक करियर गाइडेंस का एक छोटा सा ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको अपने अगले करियर के बारे में डिसाइड करने का एक अच्छा सा मौका मिलेगा। आप इन सब्जेक्ट को पढ़कर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह से आगे करियर में आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट चूज करना ज़्यादा सुटेबल होते हैं। तो ऐसे ही हम डिफरेंट ब्रांचेस की, डिफरेंट एग्जाम्स की हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और जानेंगे हर एक एग्जाम्स के बारे में जो आप आफ्टर 12th क्लास दे सकते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमारे जो नेक्स्ट एग्जाम्स है उनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे और जानेंगे किस एग्जाम्स में कितना स्कोर जरूरी होता है और उनको एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए भी हमें क्या क्या जरूरत लग सकती है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करें, आज का जो दौर चल रहा है जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नीट की तरफ भाग रहे हैं, जेई मेंस की तरफ भाग रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि जेई मेंस क्या होती है। चलिए बच्चों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आफ्टर 12th क्लास जो मोस्ट एग्जाम्स हैं जिन्हें हम 12th क्लास के बाद देते हैं, सबसे पहली हमारी है जेई। फुल फॉर्म है इसका जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाँ बेटा, ये क्लास 12th के बाद एक टेस्ट होता है आपका, जिसके बेसिस पे आप, अगर आप इंटरेस्ट हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने के लिए, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। ये जो एग्जाम है हमारी, ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होता है इंजीनियरिंग की फील्ड में। यहाँ से हमको एंट्री मिलती है, यहाँ से हम जितना स्कोर अचीव करते हैं इन एग्जाम्स के अंदर, उन स्कोर के बेसिस पर हमको कॉलेजेस मिलते हैं जहाँ आप इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं। तो जेई एंट्रेंस एग्जाम्स को जो कंडक्ट करता है वो एनटीए लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही पूरी एग्जाम्स को हैंड ओवर करती है। अब इसका काम क्या है, क्यों एग्जाम्स हम दे रहे हैं? तो जेई एग्जाम्स इसलिए ली जाती है बच्चों की, ताकि हम टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एंटर कर सकें, जैसे कि आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन बड़े बड़े कॉलेजेस में हमको एडमिशन मिल सके जहां हम अपनी स्टडी को ज्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े कॉलेज को लेने के लिए जेई एग्जाम्स ली जाती है। अब इसके मेनली 2 लेवल होते हैं। जेई के कितने लेवल होंगे? 2 लेवल होंगे। पहला, ये जेई मेंस के रूप में ली जाएगी, ये हमारा फर्स्ट लेवल है और ये साल में 2 बार ली जाती है। इसको 2 बार लेंगे हम। नंबर 1, एक ये जनवरी में होता है और दूसरा ये अप्रैल में होता है। आप दोनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये एग्जाम जो जेई मेंस होता है, ये एनआईटी, आईआईटी या एलिजिबिलिटी फॉर जेई के लिए होता है। आप जेई एग्जाम्स को एक आपकी जो स्टडी लाइफ है उसमें आप कितनी बार जेई एग्जाम्स को दे सकते हैं? तो जेई मेंस एग्जाम जो है ये मैक्सिमम आप 2 अटेम्प्ट ही इसके दे सकते हैं पर ईयर। पर ईयर आपको 2 अटेम्प्ट देने को मिलेंगे। मेन एग्जाम देने के बाद आप दे सकते हैं जेई एडवांस। ये 1 साल में आप 1 अटेम्प्ट दे सकते हैं, होता ही 1 अटेम्प्ट है इसका, तो आप 1 साल में
एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी जो इसकी होती है वो 2 इयर्स होती है। आप 2 साल तक एग्जाम्स को दे सकते हैं। इसके लिए आप ओनली ऑन 2 इयर्स के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होते हैं। अब आपने मेन एग्जाम दे ली है। जब मेन एग्जाम्स हो जाती है तो फिर आती है हमारी जेई एडवांस। ये इसका सेकंड लेवल है। जनरली ये मई और जून में लिया जाता है, और ये एडवांस एग्जाम ऐसा नहीं है कि जेई मेंस, जेई एडवांस अगर आपने नहीं दिया है तो आपको इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको एडमिशंस मिल जाते हैं, लेकिन जेई एडवांस देने से बेनिफिट ये है कि आपको जो जेई मेंस के थ्रू कॉलेजेस मिलेंगे उनसे भी बेहतर कॉलेजेस आपको जेई एडवांस देने के बाद मिलेंगे। अगर आपका यहाँ पर स्कोर, आपका रैंक ज्यादा अच्छा है तो आपको टॉप कॉलेजेस के अंदर क्या मिलेगी, एंट्री मिलेगी। तो जेई एडवांस जो हमारी है, ओनली टॉप स्टूडेंट्स फ्रॉम जेई मेन कैन बी अपीयर। जो टॉप लेवल वाले स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छे मार्क्स कवर करते हैं मेंस के अंदर, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और ये बड़े बड़े आईआईटीज कॉलेज में हमको एडमिशन देने में हेल्प करता है। बात करते हैं इसके कट ऑफ की। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 90 से 95 परसेंटाइल के आसपास जाता है। ओबीसी का कट ऑफ 75 से 80 तक। ईडब्ल्यूएस अगर हो आपके पास तो वो भी 75 से 80। जनरली ये जनरल वाले जो लोग हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, वो अगर है आपके पास तो 75 से 80 परसेंटाइल में भी आपका काम बन जाता है। एससी के लिए 50 से 60 है, और एसटी के लिए जो 40 से 50 तक का होता है। बात करें इतने परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, तो अगर आप 90 परसेंटाइल चाहते हैं तो आपको 80 से 100 मार्क्स लाने पड़ेंगे। वैसे ही 95 के लिए 110 से 130 तक, और 99 परसेंटाइल के लिए आपको जाना होगा 170 से 200 मार्क्स तक। तो ये इसका परसेंटेज का कट ऑफ है। एक नोट छोटा सा हमने यहाँ पर आपके लिए बनाया है। जो स्टूडेंट जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर सकते वो लोग प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने मेन क्वालिफाई कर लिया है, आप एडवांस को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो भी आप लोगों को कॉलेजेस मिल जाएंगे इंजीनियरिंग करने के लिए, मगर वो मिलेंगे आप लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस। तो आप प्राइवेट कॉलेजेस से भी इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एडवांस में हम फेल हो गए या बहुत कम हमारी रैंक बनी है तो हमको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे जेई एडवांस की। अब बात करते हैं हम जेई नीट की। जिनका मैथमेटिक्स है वो जेई दे सकते हैं, और जिनने बायोलॉजी लिया है और फ्यूचर में डॉक्टर बनने की चाहत जो भी स्टूडेंट्स रखते हैं उनके लिए क्या जरूरी है, उनके लिए जरूरी होगा नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये देना सभी के लिए कंपलसरी होता है जिनको डॉक्टर बनने की, अपना करियर जो है डॉक्टरेट फील्ड में बनाना होता है, उन सभी के लिए कंपलसरी टेस्ट होता है। ये भी नेशनल लेवल टेस्ट होता है जो मेडिकल एंट्रेंस, मतलब मेडिकल फील्ड में आप लोगों को एंट्री करने के लिए जरूरी होता है। ये क्यों लिया जाता है, तो इसकी रिक्वायरमेंट हमको पड़ती है एमबीबीएस, जिनको डॉक्टर बनना होता है उसके लिए, बीडीएस के लिए, या आयुष कोर्स करने के लिए। आयुष कोर्स में 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, एक होता है बीएएमएस और दूसरा होता है बीएचएमएस। ये दोनों कोर्सेज कर सकते हैं। तो एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज में जिसको इंटरेस्ट होता है, जिन्होंने अपनी लाइफ का पूरा डिसाइड किया हुआ है कि हमको इन्हीं फील्ड के अंदर जाना है, उनको नीट क्वालिफाई करनी पड़ेगी। और नीट क्वालिफाई करने के साथ साथ अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको कॉलेज भी उतने ही अच्छे मिलने वाले हैं। ओके, इसको भी एनटीए ही लेता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसके एग्जाम टाइम की बात करें हम तो ये हर साल होती है। जनरली ये मई मंथ में ली जाती है। इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स 20 मिनट, जिसमें आप लोगों से 200 मिनट का टोटल एवरेज टाइम होता है इसके अंदर, जिसमें आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग मार्क्स के बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। इसका पेपर पैटर्न किस तरह का होता है, तो टोटल आपको मिलते हैं 200 क्वेश्चन।
आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 180 क्वेश्चंस। 200 में से आपको 180 अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। सब्जेक्ट वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें कि कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो फिजिक्स से पूछे जाते हैं 45 क्वेश्चंस, जिनका एवरेज मार्किंग सिस्टम होता है 180। केमिस्ट्री के अंदर भी यही है, 45 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे 180 मार्क्स के, और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे दुगने 90, जिनका टोटल नंबर होता है 360 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से पूछेंगे। इन सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल जो हमको मार्क्स, टोटल हमारे जो एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस हमसे वो पूछ रहे हैं उनके टोटल मार्क्स हमको मिलते हैं 720। ओके, अब 720 में से आप कितने मार्क्स ला सकते हैं वो तय करेंगे आपकी रैंक, और उस रैंक के बेसिस पर आपको मिलेंगे अलग अलग कॉलेज में एडमिशन। तो आपको 720 मार्क्स का गेम है पूरा। हर सब्जेक्ट को आपको मजबूत, बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करना पड़ता है, तब कहीं जाके आप इस मार्किंग सिस्टम को टच कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर 360 बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। बायोलॉजी को आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग रखना होगा, क्योंकि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं वह टोटली हमको क्या मिलना है, बायोलॉजी मिलना है, इसीलिए इसके मार्क्स भी उतने ही ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कौन से स्टूडेंट एग्जाम्स को दे पाएंगे या क्यों नीट एग्जाम्स हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो जनरली नीट एक हमारी जो एग्जाम है, जिनको अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में बनाना है उनके लिए हम ये एग्जाम ले रहे हैं। इसका मेन रीजन है टू बिकम अ डॉक्टर बनने के लिए, MBBS, BAMS, BHS, BDS इन सबको करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, आप MBBS करना चाहते हैं, BDS या BAMS के कोर्सेस करना चाहते हैं, तो ये कहां से करना ज्यादा बेहतर होता है। तो नीट एग्जाम का सबसे बड़ा मेन पर्पस होता है स्टूडेंट को स्टडी के लिए उन कॉलेजेस का सिलेक्शन करना जो कम फीस में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो नीट एग्जाम्स जनरली हम गवर्नमेंट कॉलेजेस को लेने के लिए देते हैं ना, एडमिशन इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर सीट्स फिल हो जाती है तो बचते हैं हमारे पास प्राइवेट ऑप्शंस। अब प्राइवेट में भी टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो वो भी इस एग्जाम के बेसिस पर ही तय होते हैं। अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं और आपका सिलेक्शन किसी गवर्नमेंट में कॉलेज में हो गया, आपके दोस्त का थोड़ा सा रैंक लो है और यहाँ पर सीट फिल हो गई, तो वो बचेगा नहीं, फिर वो कहाँ शिफ्ट होगा, प्राइवेट कॉलेज के अंदर। और प्राइवेट में भी उन कॉलेजेस में जिनमें सीट बची है या आपकी रैंक उस कॉलेज के लेवल की है कि नहीं, तो तय होगा कि प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे, प्राइवेट जो आप चाहते हो वो मिलेगा या आपको नहीं मिलेगा। तो ये सब आपके रैंक के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। ठीक है, चलिए, तो जनरली हम लोग ये BA MHS वगैरह कोर्सेज के लिए क्या कर रहे हैं, नीट एग्जाम्स को दे रहे हैं। ठीक है, अब एक नोट हमने यहाँ पर आपके लिए नोट किया है, वो है स्टूडेंट कैन अटेम्प्ट नीट UG अनलिमिटेड टाइम्स। आप अनलिमिटेड टाइम्स इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। हर साल मई मंथ में ये ली जाती है, साल में एक बार होती है। आप कितने भी अटेम्प्ट नीट के यहाँ पर दे सकते हैं अच्छे कॉलेजेस को लेने के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये था नीट एग्जाम। बात करते हैं इसके कट ऑफ की। देखिए, मेन काम क्या हमारा, अच्छे कॉलेज को लेना। अब नीट के बेसिस पर कॉलेजेस जो मिलेंगे हमको, वो मिलते हैं कट ऑफ के बेसिस पर, आपकी रैंक के बेसिस पर। सबसे टॉप कॉलेजेस जो इंडिया के अंदर है वो है एम्स दिल्ली, जिसके मार्क्स 700 से 720 के अंदर आते हो, वो इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं जिनकी रैंक टॉप 50 के अंदर आती हो। ऐसे ही कुछ कॉलेजेस हमने और यहाँ पर शो किए हुए हैं, जिनमें हर एक का अलग अलग एक कट ऑफ यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे चंडीगढ़ कॉलेज है ये, PGIMER, इसमें 680 से 710 तक इसका टॉप रैंक 100 है। ऐसे ही वेल्लोर में कॉलेज है जिसके लिए आपकी टॉप रैंक 500 के अंदर आना चाहिए। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, इसकी रैंक
आपको 150 के अंदर आपको आना पड़ेगा, जिसके लिए मार्क्स आपको 650 से 660 के अंदर होना चाहिए। लखनऊ है, इसके रैंक 1000 से 3000 के समथिंग आपकी रैंक होना चाहिए। और VMMC दिल्ली, ये एक अच्छा कॉलेज है, इसके लिए रैंक आपको 150 या 300 ये 1000 है, इसके बीच में होना चाहिए। ओके, तो ये था अलग अलग कॉलेज का कुछ कट ऑफ। इनमें से हमने कुछ एक मतलब जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस है सिर्फ उन्हीं की लिस्ट बनाई है, बाकी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस है जहां से आप एडमिशन्स ले सकते हैं। इनमें अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपकी रैंक अगर कम है तो आपको दूसरे कॉलेजेस भी यहाँ से मिल जाएंगे। बस फर्क ये पड़ेगा कि जिन कॉलेजेस में आप जाएंगे प्राइवेट, जहां पर आपकी रैंक कम है, उसके बेसिस पर तो आप लोगों की फीस उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीसेस होती है वो लाखों में होती है। हो सकता है कोई स्टूडेंट वो फीस भर पाए या कोई ना भर पाए, तो वहां पर दिक्कत आती है। इसीलिए नीट एग्जाम्स ली जाती है, और मार्क्स आप अच्छे ला रहे हैं तो आपको कम फीस में बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको नीट में इंटरेस्ट नहीं है, या आप नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो जो नीट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं और फिर भी उन लोगों को बायोलॉजी की फील्ड में ही रहना है, तो उनके लिए कुछ डिफरेंट ब्रांचेस हम लोगों ने यहाँ पर शो की है। वो है नंबर 1, पहला कोर्स होता है यहाँ पर BSc नर्सिंग का। अगर आप BSc नर्सिंग, जैसे आप नर्स वगैरह हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, नर्स वगैरह होती है, लैब में सपोर्ट करने, डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए असिस्टेंट होते हैं, तो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में जो पर्सन हेल्प करते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, नर्सिंग में। तो नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं आप। इसके अंदर जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 15,000 से 30,000 स्टार्टिंग ये होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में 40 से 80 के समथिंग होता है पर मंथ, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, ये आपकी जो सैलरी है ये काफी ज्यादा अमाउंट में बढ़ती चली जाएगी। जितने अच्छे हॉस्पिटल में आप जाएंगे वहां उतनी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। आप कर सकते हैं BMLT, लैब टेक्नीशियन का एक कोर्स होता है। 10 से 25,000 तक इसकी सैलरी होती है, और 30 से 60,000 ये गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आपको मिल जाते हैं। ऐसा ही एक सब्जेक्ट रेडियोलॉजी या एक्सरे टेक्नीशियन होता है, ये आप कर सकते हैं। 10 से 25 इसकी सैलरी होती है, 30 से 60 गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाते हैं। ओके, ऐसे ही OT टेक्नीशियंस होते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए कुछ असिस्टेंट होते हैं, उस कोर्स को आप कर सकते हैं। 12 से 25,000 इसमें आपको सैलरी मिल सकती है। 35 से 70 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिलेगी। ओके, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे हर फील्ड में आपकी सैलरी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो जो नीट नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप नर्सिंग कर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन कर सकते हैं, रेडियोलॉजी कर सकते हैं, या ऑटो टेक्नीशियन के काम भी कर सकते हैं। इनमें आपको एक बेनिफिट और हो सकता है, जैसे आपने खुद का लैब डाल लिया हो तो आपकी जो सैलरी इनकम है वो काफी ज्यादा हो जाती है। आपने एक्सरे मशीन डाल ली हो, रेडियोलॉजी की कोई मशीन डाल ली हो आप लोगों ने, तो इनमें क्या है कि आप जब खुद के कुछ सोर्स डाल लेते हैं तो आपकी सैलरी का जो अमाउंट है उतना ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, और जो मेडिकल लाइन में एक ब्रांच और होती है हमारी, जिसमें हम मेडिसिन का ज्यादा वर्क करते हैं। तो मेडिसिन की फील्ड में अगर किसी को जाना है तो वो है फार्मेसी लाइन। अब फार्मेसी में आप लोग B फार्मा कर सकते हैं, D फार्मा कर सकते हैं आफ्टर 12 क्लास। अगर दोनों सब्जेक्ट कर लेते हैं आप लोग तो 15 से 30,000 आपकी सैलरी कहीं भाग कर नहीं जाएगी। यहाँ पर आप खुद का मेडिकल डाल सकते हैं। अगर आपको कहीं जॉब नहीं करनी है तो बढ़िया सा एक मेडिकल डालिए, और वहां भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। किसी इंडस्ट्री या कंपनी में आप जॉब ले सकते हैं, जिसकी सैलरी 3 लाख से 8 लाख पर एनम आपको मिल सकती है। एक साल की 8 लाख सैलरी बहुत होती है। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और वैसे वैसे ये सैलरी आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब जिन लोगों को डॉक्टरेट फील्ड में या हॉस्पिटल्स में इन ब्रांचेस में अगर नहीं जाना है तो उनके लिए दूसरा रास्ता भी हमारे पास है, वो है BSc नर्सिंग। आप BSc नर्सिंग कर लीजिए, आप रिसर्च की लाइन में जा सकते हैं। और यहाँ पर जो कुछ अलग अलग कोर्सेस है हमारे पास, वो है BSc बायोटेक्नोलॉजी,
बीएससी करें आप, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के साथ। फोरेंसिक साइंस में आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी विथ माइक्रोबायोलॉजी आप लोग कर सकते हैं, और बीएससी विथ इन्वायरमेंटल साइंस ये भी आप कर सकते हैं। इनमें भी अगर आप अच्छी परफॉर्म करते हैं तो आपका सैलरी अमाउंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी मिलने वाला है। यहाँ पर आप प्रोफेसर वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो ये थे नीट से हट के कुछ कोर्सेस। अब जिनको मान लीजिए साइंस ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं, आपने 12th और 11th पीसीएम से या पीसीबी से कंप्लीट किया है, लेकिन आपको उसके बाद बायोलॉजी या साइंस की ब्रांच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लिए कुछ डिफरेंट ब्रांचेस ये हो सकती है। आप बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम से आप सीए सीएस कर सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में भी एंट्री कर सकते हैं। आप बीकॉम भी नहीं करना चाहते तो आप बीए कर सकते हैं। बीए में आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन होता है यूपीएससी या एसएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, या आपको टीचिंग फील्ड में एंट्री करनी है तो आप यहां से टीचिंग फील्ड की एंट्री भी कर सकते हैं। वैसे टीचिंग फील्ड में अगर आपको जाना है तो आप साइंस सब्जेक्ट से भी जा सकते हैं, कॉमर्स से भी जा सकते हैं, आर्ट से भी जा सकते हैं। ओके, तो सारे टीचिंग के लिए सारे सब्जेक्ट्स ओपन होते हैं। इसके अलावा आपके पास बिजनेस के कोर्सेज करना है तो बीबीए कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, वो कर सकते हैं आप, लॉ कर सकते हैं, एलएलबी, फैशन एंड डिजाइनिंग के वर्क कर सकते हैं, या एनिमेशन एंड ग्राफिक डिजाइन में भी आप जा सकते हैं। इनमें भी अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को मिलती है। अगर आप खुद के पर्सनल बिजनेस डालते हैं तो आपकी सैलरी फिर भूल जाइए, आप इतने ज्यादा सोर्सेस आपके बन जाते हैं। तो ये थे साइंस से हटकर कुछ सब्जेक्ट। अब देखिए, सबसे टॉप साइंस ब्रांच को छोड़कर जो एग्जाम हमारी हो रही है वो है यूपीएससी। अब यूपीएससी अगर आप देते हैं, ओके, और ऑल इंडिया सर्विस है ये, सबसे इंडिया के अंदर सबसे डिफिकल्ट एग्जाम अगर कोई सी है तो वो है यूपीएससी। यहाँ पे आपकी 50,000 से सैलरी स्टार्ट होती है और 2.5 लाख प्लस तक जाती है। इसके साथ आपको जितनी भी गवर्नमेंट सुविधाएं मिलना है वो सब कुछ मिलती है, और यहाँ पर आपको सीधे सीधे हाई रैंक के ऑफिसर बनते हैं, जैसे कलेक्टर वगैरह। इससे थोड़ा नीचे आए हम लोग तो स्टेट पीसीएस कोर्सेस होते हैं, वो आप कर सकते हैं, जैसे एमपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया। स्टेट लेवल पर आपको देना है एग्जाम्स तो आप पीएससी वगैरह कर सकते हैं, मतलब पीसीएस के कोर्सेस आप कर सकते हैं। यहाँ डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार ये जनरली बनते हैं पीसीएस के कोर्सेस। ओके, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज आप एसएससी कर सकते हैं, सीजीएल कर सकते हैं, आरआरबी जा सकते हैं। बैंक में इंटरेस्ट है आप लोग तो बैंक पीओ या क्लर्क की जॉब कर सकते हैं, यूजीसी नेट कर सकते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, असिस्टेंट इन वेरियस मिनिस्ट्रीज आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी कोर्सेस हैं इनके लिए कम से कम आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। जितने भी एग्जाम्स आपने यहाँ पर देखे हैं उन एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है कि कम से कम आप ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री आपके पास किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, बायो हो, कॉमर्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो, आर्ट हो, इन सभी में आप लोगों को कम से कम ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो ये कुछ एग्जाम्स थे, इनके बारे में हम डिटेल भी जानेंगे आगे। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्स के बारे में हम लोग उनका ब्रीफ डिटेल देखते हैं कि किस एग्जाम में क्या क्या हमको करना पड़ता है। तो हमने बोला कि जो सबसे टफ एग्जाम होती है हमारी वो कौन सी है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये इंडिया की टॉप गवर्नमेंट एग्जाम है, इंडिया के टॉप गवर्नमेंट एग्जाम। तो सोचिए उसका लेवल भी इतना ही ज्यादा हाई होना है। ओके, और ये ली जाती है, इट कंडक्ट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन CSE to recruit officers for the highest government job in India। जो सबसे ज्यादा हाई रैंक वाले ऑफिसर्स होते हैं हमारे, उनका सिलेक्शन हम लोग यूपीएससी के थ्रू करते हैं। अब ये यूपीएससी एग्जाम कब होनी है? तो जनरली यूपीएससी एग्जाम जो होती है हमारी, दिस एग्जाम्स हेल्ड एवरी ईयर इन 3 स्टेज। हर साल होती है। जिनको डाउट है कि यूपीएससी कब होता है, तो हर साल में ये एग्जाम ली जाती है
और 3 स्टेज में इस एग्जाम्स को लिया जाता है। पहले लेंगे हम प्रीलिम्स एग्जाम, ये मई जून के अंदर ली जाती है। फिर मेन एग्जाम, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं वो मेन एग्जाम को क्वालिफाई देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, वो ली जाती है सितंबर या अक्टूबर मंथ के अंदर। अगर आपका मेंस क्लियर है तो आप फिर एप्लीकेबल हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, जो जनरली जनवरी या अप्रैल मंथ के अंदर लिए जाते हैं। ओके, तो 3 स्टेज में हमारी ये एग्जाम होती है, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। अब ये एग्जाम्स ली जाती है जनरली आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस, इंडियन फॉरेंसिक सर्विस और आईआरएस, तो इस इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो इस तरह से इन बड़ी बड़ी पोस्ट पर आपको जाना है तो आपको यूपीएससी क्वालिफाई करनी पड़ती है। जितनी अच्छी रैंक आपकी यूपीएससी में बनेगी उतनी अच्छी जॉब आपको मिलती है। आईएएस से ऊपर स्टेट लेवल की जॉब भी, एसईएस वगैरह की जॉब भी आप लोगों को, कमिश्नर वगैरह की जॉब भी इसी एग्जाम्स के थ्रू मिलती है। ओके, चलिए बात करते हैं एग्जाम्स की। तो यूपीएससी आपको कौन सी पोस्ट तक पहुंचा सकता है? तो हमने बोला अभी आपको आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें आप बनते हैं सीधा सीधा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, या सीधे सीधे बनते हैं कमिश्नर। ओके, तो यहां पर आप अच्छी रैंक अगर आपकी है तो ये बनेंगे। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, इसमें एसपी, डीआईजी या डीजीपी लेवल के ऑफिसर्स बनते हैं। इसी का पार्ट है एक आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इसमें एम्बेसडर, डिप्लोमेट, इतनी हाई रैंक वाले ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है। इसी का एक आईआरएस हमने डिस्कस किया था अभी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जिसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर के बेसिस पर पोस्ट पर जा सकते हैं, आप जीएसटी ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये सारे जो पोस्ट है यहाँ पर, ये सब के सब किसके थ्रू होते हैं? हमारे यूपीएससी के थ्रू। ओके, थोड़ा नीचे अगर हम आए तो स्टेट पीसीएस की बात करें। स्टेट पीसीएस के अंदर आपको कौन सी पोस्ट मिलती है और इस एग्जाम में हमको क्या क्या करना पड़ता है, बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीपीएससी। दूसरे स्टेट में ये अलग अलग स्टेट के नेम बदल जाते हैं, बाकी सेम रहता है। पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट स्टेट पीसीएस, मतलब स्टेट पीसीएस हो गया। तो स्टेट पीसीएस, जैसे मान लो एमपी के अंदर हम ले रहे हैं एमपीपीएससी, यूपी के अंदर लेंगे हम यूपीपीएससी, राजस्थान के अंदर यही आरपीएससी बन जाता है। तो इस तरह से स्टेट पीसीएस हमारा पूरा एक ब्रांच बना दिया जिसमें आप स्टेट लेवल के ऑफिसर्स बन सकते हैं। पीसीएस का फुल फॉर्म होगा हमारा प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। दिस एग्जाम रिक्वायर्ड ऑफिसर्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट, यहां पर आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स बनेंगे या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स यहां से ले सकते हैं। कौन सी जॉब मिलेगी आपको इसके थ्रू? तो आप पीसीएस के थ्रू अगर जा रहे हैं स्टेट लेवल के एग्जाम्स के थ्रू, तो आप डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, डीएसपी लेवल तक जा सकते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसे सीईओ वगैरह होते हैं, ये भी आप यहां से बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बन सकते हैं आप, फूड ऑफिसर बन सकते हैं आप। तो स्टेट पीसीएस कोर्स के थ्रू आप इन पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। एसडीएम बन सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं, अगर आपको आगे पढ़ना है और पढ़कर थोड़े और अच्छे लेवल पर जाना है तो आप लोग नेट को चांस कर सकते हैं। नेट ये नेशनल लेवल का एक टेस्ट होता है, इसके लिए आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। जो स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी है, इन एग्जाम्स को देने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट लेवल तक का चल जाता है, लेकिन अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो कम से कम आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल
होना चाहिए, पीजी लेवल आपको जरूरत पड़ती है। तो जो नेट है हमारा, ये कहाँ हेल्प करता है? ये सबसे ज्यादातर यूज किया जाता है बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज के अंदर, जिनकी सैलरी लाखों में होती है। तो आप प्रोफेसर के लिए अगर चाहते हैं कि हम प्रोफेसर बनेंगे, तो आप पीजी करिए, पीजी करने के बाद नेट क्वालिफाई करिए, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप गेटिंग एलिजिबल फॉर रिसर्च प्रोग्राम, पीएचडी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। आप क्वालिफाई हो जाते हैं जेआरएफ के लिए। अब अगर आप नेट क्वालिफाई हो गए तो आप जेआरएफ दे सकते हैं। जेआरएफ अगर आप दे सकते हैं तो जेआरएफ नेट से भी ज्यादा अच्छा एग्जाम होता है। इसके बेसिस पर आप और हाई रैंक वाले ऑफिसर्स बन सकते हैं। इसको लेता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। थोड़ी सी बात करें हम इनके बीच डिफरेंस की, जैसे हमने बात की नेट की, हमने बात की जेआरएफ की। तो जेआरएफ और नेट, इन दो एग्जाम्स के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। वो ये है कि जो नेट है ये किसके लिए दे रहे हैं हम? एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। और जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप रिसर्च फेलोशिप कर सकते हैं, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन ही जाएंगे। अब नेट अगर क्वालिफाई की है आपने तो आपको कोई भी मंथली स्कॉलरशिप नहीं मिलती, लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको मंथली सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। आपको स्कॉलरशिप के फॉर्म में कुछ अमाउंट मिलता है। अब ये थोड़ा सा कट ऑफ जो है नेट का इजी होता है और जेआरएफ का जो कट ऑफ होता है वो ज्यादा हाई जाता है। ओके, तो रिसर्च की ब्रांच में अगर आपको और आगे जाना है तो आप जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, आप रिसर्च में ज्यादा अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो ये था नेट, जिनको प्रोफेसर बनने की, प्रोफेसर लाइन में अपना करियर बनाना है। कौन अप्लाई कर सकता है इसको? तो अभी हमने बात की, कम से कम आपको क्या चाहिए? पीजी लेवल के आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तुम कोई भी मास्टर डिग्री हो किसी भी ब्रांच में, एमएससी हो जाए आपके पास, एमकॉम हो जाए आपके पास, एमबीए हो आपके पास या एमए हो, ये पीजी लेवल के कोर्सेस अगर आपके पास हैं तो आप नेट एग्जाम्स को दे सकते हैं। कॉमर्स के ब्रांच में आए हम तो यहाँ पर एक कॉमर्स में सबसे टॉप लेवल की जो एग्जाम होती है वो है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है सीए के अंदर। ये अगर आप देते हैं तो आप बहुत सारी कंपनियों के अंदर उनके अकाउंट को मैनेजमेंट करने का वर्क कर सकते हैं, है ना। तो सीए एग्जाम्स क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अ सीए इज अ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एक्सपर्ट। क्या होते हैं ये? फाइनेंस और अकाउंट के एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंस होते हैं, तो उनके सारे काम संभालने का जो काम यहाँ पर होता है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट द सीए कोर्स इन इंडिया। जितने भी इंस्टीट्यूट है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के, वो इस सीए कोर्स को कंडक्ट करते हैं। इसमें आप टैक्सेशन का वर्क कर सकते हैं, ऑडिटिंग का वर्क कर सकते हैं, फाइनेंस प्लानिंग कर सकते हैं, बिजनेस लॉ कर सकते हैं, जीएसटी इनकम टैक्स के वर्क कर सकते हैं। सीए इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कैरियर इन कॉमर्स। कॉमर्स ब्रांच के अंदर सीए अगर आप बन गए तो ये मोस्ट रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है भैया। बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट को हैंडल करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो आपकी रैंक भी उस लेवल की उतनी ही ज्यादा हाई होती है और इसमें सैलरी अमाउंट भी काफी अच्छा होता है। एक फ्रेश सैलरी की, एक फ्रेश सीए का जो सैलरी पैकेज होता है वो 6 लाख पर एनम से 12 लाख पर एनम तक होता है। ये स्टार्टिंग बता रहा हूँ, फ्रेश सैलरी। ये बढ़ सकता है, ये तो 6 से 12 तो पर ईयर आपको स्टार्टिंग में मिलता ही है। अगर आप टॉप कंपनीज में जा रहे हैं तो वहां पर 15 से 25 लाख तक का पैकेज आपका हो सकता है, और आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो ये पैकेज उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो ये थी हमारी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की कुछ एग्जाम्स। हमने नीट की बात की, जेई की बात की, जो आफ्टर 12th क्लास आप दे सकते हैं, है ना। नीट जेई आफ्टर 12 दे सकते हैं। उसके बाद जो सिलेबस हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आपको ग्रेजुएट लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज थे।
तो आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा। 12th के बाद एक और मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम होती है, अगर आपका इंटरेस्ट डिफेंस सिस्टम में जाने का है तो आप दे सकते हैं एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, तो एनडीए एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो आप जा सकते हैं डिफेंस सिस्टम के अंदर। इट इज वन ऑफ द इंडियाज टॉप डिफेंस एकेडमीज वेयर स्टूडेंट आर ट्रेंड टू बिकम ऑफिसर्स। एनडीए एग्जाम इसीलिए ली जाती है हमारी, जहां से हम इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करके अगर डिफेंस सिस्टम में जा रहे हैं तो हाई रैंक के ऑफिसर्स का सिलेक्शन इसी एग्जाम के थ्रू होता है। जैसे इंडियन आर्मी में आपको जाना हो, इंडियन नेवी में जाना हो या इंडियन एयरफोर्स के अंदर जाना हो तो आपको ये एग्जाम्स क्वालिफाई करनी पड़ती है। और इस एग्जाम को जो कंडक्ट करता है वो करता है यूपीएससी। तो यूपीएससी है तो लेवल अच्छा खासा अच्छा होगा इसका। इसकी एज लिमिट की बात करें हम तो इसका एज लिमिट बहुत ही मिनिमम है, आपको 16.5 से लेकर 19.5 ईयर्स, 16.5 से मात्र 19.5 साल की एज के अंदर ही इसे आपको क्वालिफाई करना होगा, जस्ट आफ्टर 12th क्लास। 12th क्लास जैसे ही क्वालिफाई हुई, आप एक आध साल में इसको क्वालिफाई कर गए तो ठीक, अदरवाइज आपकी एज भी बाहर हो जाती है, फिर इसके बाद आप एलिजिबल नहीं रहते हैं इसके लिए। तो 12th बाद आप इसको जस्ट दे सकते हैं। आप किसी भी एक्सट्रीम से इसे दे सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो आर्मी विंग है उसके लिए आपका सब्जेक्ट का होना, जैसे मान लो साइंस हो आपके पास, बायोलॉजी हो, कोई आर्ट वाला होगा, कोई कॉमर्स वाला होगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो आर्मी विंग आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आपका सिलेक्शन वो एनडीए में कर सकती है। हाँ, नेवी या एयरफोर्स में अगर आपको जाना है तो आपका फिजिक्स होना चाहिए और आपका मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है नेवी या एयरफोर्स के लिए। बाकी आर्मी में तो आप किसी भी स्ट्रीम से एंट्री कर सकते हैं। आफ्टर 12th क्लास एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम और होती है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती है। जैसे हम जिस एरिया में रहते हैं, हो सकता है हम अगर अच्छे एरिया में रह रहे हो, बड़ी सिटी के अंदर रहे, तो वहां पर बेसिकली इन चीजों के बारे में हमें नॉलेज होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस ब्रांच के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ये ब्रांच इतनी अच्छी है कि आप इसे अगर क्वालिफाई करके आगे बढ़ते हैं तो अपना करियर एक बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन के रूप में बना सकते हैं। IISER आर फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग, किस चीज के लिए फेमस है IISER? ये साइंटिस्ट बनाने के लिए, रिसर्चर बनाने के लिए, प्रोफेसर बनाने के लिए, AI टेक्नोलॉजी पर्सन बनाने के लिए, या AI या टेक्नोलॉजी रिसर्चर बनाने के लिए फेमस है IISER। कौन दे सकता है? स्टूडेंट आफ्टर क्लास 12th जिनका सब्जेक्ट साइंस हो, बाकी नहीं दे सकते। साइंस होना कंपलसरी है। या तो आप PCM से हो या आप PCB से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसके कैरियर ऑप्शन जैसा कि हमने बोला, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, प्रोफेसर, डाटा साइंटिस्ट, AI रिसर्चर या स्पेस साइंटिस्ट तक की पोस्ट आपको यहाँ मिल जाती है IISER में। कब ली जाती है? तो ये हर साल होती है, एवरी ईयर। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते हैं वो मार्च से अप्रैल में होते हैं। आप मार्च अप्रैल का समय ले लीजिए, इस दौरान ये एग्जाम्स के जो फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाते हैं और एग्जाम की डेट आती है जून मंथ के अंदर। हाँ, आपको हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नॉलेज होगा तब जाके आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम मार्क्स, जो मिनिमम मार्क्स की हम बात कर रहे हैं कि एक सब्जेक्ट में आपको PCM या PCB में कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो सबके सब हाई रैंक 80+ मार्क्स की इसमें जरूरत पड़ेगी। जितने भी सब्जेक्ट आप 12th में दे रहे हैं, हर सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 80 मार्क्स आपके होना चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्म फिल करके इस एग्जाम्स को दे सकते हैं।
ओके, तो ये था करियर गाइडेंस का एक छोटा सा क्लास, जिसमें हमने आप लोगों को आगे आप आफ्टर 12th क्लास कौन कौन सी एग्जाम दे सकते हैं, क्या आपके लिए सुटेबल ब्रांच हो सकती है, उसका सिलेक्शन इस वीडियो को देखकर समझकर कर सकते हैं और अपने करियर को उतना ही बेहतर बना सकते हैं। मिलते हैं हम आपके लिए आपके साथ एक अगले वीडियो में, क्योंकि हम लोग अब शुरुआत करने जा रहे हैं 2026 क्लास 11th और क्लास 12th के फिजिक्स क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस वीडियो। तो हमारे जितने भी लेक्चर्स आपको स्टडी करना है, जो आप अगर आप क्लास 11th में हैं या क्लास 12th में हैं, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फिजिक्स को इजी आसान वे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो करियर गाइडेंस की क्लास आज होती है यहाँ पर फिनिश। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, ऑल दी बेस्ट।